स्वागत करता हूं आपका इस नई क्लास में। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, यानी कि इससे पहले हम संसद यानी कि भारतीय पार्लियामेंट, ठीक है, इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने बात की थी कि पार्लियामेंट यानी कि संसद के दो भाग हैं, जिसमें एक राज्यसभा, ठीक है, उच्च सदन एंड लोकसभा निम्न सदन। सबसे पहले राष्ट्रपति इसका एक अभिन्न अंग है। तो आज हम राष्ट्रपति को डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं ये क्लास। फ्रेंड्स, यानी कि राष्ट्रपति की जब भी हम बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 52 यानी कि अनुच्छेद 52 में वर्णित है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार यह वर्णित है अनुच्छेद 52 में कि भारत गणराज्य का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, उसके साथ साथ नेक्स्ट बात करते हैं यानी कि संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय गणराज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होगा वो रहेगा राष्ट्रपति। क्लियर? प्रथम नागरिक, उसे ही भारत का प्रथम नागरिक कहा जाएगा यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेंगे यानी कि गणराज्य भारत का जो राष्ट्रपति रहेगा वो प्रथम नागरिक कहा जाएगा। ठीक, तो हमने तीन चीजें डिस्कस की यहाँ पे। सबसे पहले यानी कि भारतीय गणराज्य का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्रेसिडेंट होगा जो अनुच्छेद 52 में वर्णित है। इसके साथ साथ संवैधानिक अध्यक्ष रहेगा, प्रथम नागरिक उसे कहा जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ तीनों सेनाओं का प्रमुख यानी तीनों सेनाओं की यदि हम बात करें तो थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख रहेगा वो राष्ट्रपति रहेगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यानी कि कार्यपालिका की शक्तियों का मालिक यानी कि जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति का मालिक जो रहेगा वो राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति में वो शक्तियां निहित रहेंगी। कार्यपालिका का अध्यक्ष रहेगा, कुल मिला के कार्यपालिका का मालिक रहेगा। कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित रहेंगी। लेकिन एक और बात, ये जो रहेंगे औपचारिक रूप से, बिल्कुल औपचारिक रूप से रहेंगे। ठीक, औपचारिक रूप से कैसे? वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका के, हमने यहाँ पे शक्ति की बात करी, शक्तियों की, तो कार्यपालिका की जो शक्ति होंगी, ठीक है, वो वास्तविक रूप से तो मंत्रिपरिषद में रहेंगी। मंत्रिपरिषद मतलब यानी कि मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका के जो वास्तविक शक्तियां हैं वो मंत्रिपरिषद के अंडर में रहेंगे यानी कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह या सुझाव के अनुसार जो राष्ट्रपति है कार्यपालिका की शक्तियों का निर्वहन करेगा। ठीक, ये रही एक बात। तो ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था। क्लियर? अब हम बात करते हैं चुनाव में जो होगा यानी कि 5 वर्ष के लिए चुनाव। भारत देश का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष के लिए उसका निर्वाचन होता है। कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनेगा तो वो 5 वर्ष के लिए बनेगा। क्लियर? अब बात करते हैं उसका निर्वाचन यानी कि चुनाव किस तरह से होता है राष्ट्रपति का। चुनाव की बात करें तो चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल होता है। ठीक, संविधान के अनुसार यानी संविधान में यह वर्णित है कि भारत गणराज्य का जो राष्ट्रपति होगा सीधा जनता द्वारा चुना नहीं जाएगा यानी कि जनता के माध्यम से डायरेक्ट नहीं चुना जाके इनडायरेक्ट का मतलब है कि चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। अब निर्वाचन मंडल की हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे, ठीक है, निर्वाचन मंडल में कौन कौन सी चीजें यानी कौन कौन होंगे जिनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, यानी कि सीधा जनता द्वारा नहीं, डायरेक्ट चुनाव द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव भारत देश में नहीं होता, इनडायरेक्ट वे में होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं योग्यताएं। किसी भी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रथम नागरिक बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए उनको हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रही योग्यताएं। भारतीय यानी भारत गणराज्य का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर? यानी कि उसका जन्म भारत में होना चाहिए, उस पर भारत की नागरिकता होनी चाहिए, सिटीजनशिप उसे भारत की प्राप्त होनी चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु होने के पश्चात ही कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्य ठहराया जाएगा या योग्य माना जाएगा। सबसे पहले जो उसकी नागरिकता है वो भारतीय होना चाहिए, उसका जन्म भारत में होना चाहिए यानी कि वो भारत देश का नागरिक होना चाहिए। सेकंड हमने बात की यानी कि 35 वर्ष उसकी आयु पूरी हो जानी चाहिए यानी कि 35 वर्ष उम्र होने के बाद ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, यानी कि लाभ के पद पर न हो। यहाँ पे ये चीज समझ लीजिए
कि वो व्यक्ति जो 35 वर्ष पूरी कर चुका है, भारत का नागरिक है और वो चाहता है कि राष्ट्रपति बनना है भारत गणराज्य का, ठीक है, तो उसके लिए यानी वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद से मतलब सरकारी दफ्तर, सरकारी ऑफिस में, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ठीक, या कोर्ट, न्यायालय आदि सभी में किसी भी पद पर, ठीक, वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कोई भी पद उसे सरकारी प्राप्त नहीं होना चाहिए, ठीक। यदि है तो सबसे पहले उसे वहां से हटना होगा, यानी कि त्याग पत्र देना होगा, रिजाइन देना होगा। उसके बाद वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्य ठहराया जाएगा, ठीक। तो ये हो गई 3 बात। पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की पूरी योग्यता उसमें होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए उसमें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए लोकसभा का सदस्य की जो जो योग्यताएं हैं वो पूरी करनी चाहिए, ठीक, तब जाके कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए दावेदार हो सकता है, ठीक है। तो ये रही एक बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, योग्यताएं हो गई भारत गणराज्य के राष्ट्रपति बनने के लिए। अब हम बात करते हैं निर्वाचन। भारत देश यानी कि भारत गणराज्य के राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन किस तरह से निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन की हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि एक निर्वाचन मंडल होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहले यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक, जो उच्च सदन हो गया, एंड हम बात करेंगे यहाँ पर निम्न सदन लोकसभा, यानी कि संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचन मंडल में ये जो व्यक्ति होंगे, ठीक, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। सेकंड, यानी कि राज्यों की प्रत्येक राज्य के यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक, ये होते हैं निर्वाचन मंडल में। इनके थ्रू यानी वोटिंग होती है एंड उसके बाद राष्ट्रपति बनता है। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि 1992 की यदि हम बात करते हैं तो 70वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 1992 70वें संविधान संशोधन द्वारा, नोट कर लीजिए, और शामिल किया गया यानी कि निर्वाचन मंडल में। सबसे पहले हमने बात की संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ 1992 70वें संविधान संशोधन के द्वारा जो शामिल किया गया, यानी कि दिल्ली और पांडिचेरी यानी कि ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी जो विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्यों को शामिल कर लिया गया। तो क्लियर। अब निर्वाचन मंडल की बात करें तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली तथा पांडिचेरी के निर्वाचित यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्लियर। तो कुल मिला के निर्वाचन मंडल इनके द्वारा राष्ट्रपति का इनडायरेक्ट रूप से चुनाव होता है, यानी कि वोटिंग होती है, चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट रूप में वोटिंग के थ्रू किसी भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता। जिस तरह से हम देखते हैं कि एमपी एमएलए यानी कि विधायक और सांसद हो गए, उनके चुनाव होते हैं, या पंचायत की बात करें हम, ग्राम पंचायत यानी ग्राम प्रधान वगैरह, उनकी जो वोटिंग होती है डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट मतलब जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं वो, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा इनका चुनाव होता है। निर्वाचन मंडल में हमने बात की जो सदस्य होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कब शामिल किया गया, दिल्ली और पांडिचेरी को तो 1992 70वें संशोधन द्वारा। ठीक, ये रही एक बात। क्लियर। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं यानी कि कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। भारत गणराज्य का राष्ट्रपति बनने के बाद, नियुक्त होने के बाद उसको शपथ कौन दिलाता है, ठीक, उसका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कोई भी व्यक्ति भारत गणराज्य का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कितनी बार भी वह राष्ट्रपति बन सकता है, इस चीज का भारतीय संविधान में कोई वर्णन नहीं है कि कोई व्यक्ति भारत देश का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, कितने समय तक बन सकता है, कुछ भी नहीं। कोई भी व्यक्ति कुल मिला के एक बार बन गया 5 वर्ष के लिए, वो पुनः भी निर्वाचन मंडल द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, मतलब दूसरी बार तीसरी बार जब तक वो चाहे बन
सकता है। ठीक है, तो ये रही एक बात। इसके बाद यानी कि त्यागपत्र की बात करें, इन 5 वर्ष के दौरान ही यदि राष्ट्रपति चाहता है तो वो त्यागपत्र दे सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति पद पर यदि वो सहमत नहीं है तो अपना त्यागपत्र दे सकता है 5 वर्ष की अवधि से पहले। त्यागपत्र की यदि हम बात करें तो फ्रेंड, उपराष्ट्रपति, भारत गणराज्य का एक उपराष्ट्रपति भी होता है, उसको राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंप सकता है कि ये रही मेरी सेवा यहीं तक, इसके बाद मैं त्यागपत्र देना चाहता हूँ। ठीक, ये तो रही एक बात। यदि वो त्यागपत्र नहीं देखा तो हटाने की एक प्रक्रिया भी है फ्रेंड्स, 5 वर्ष के दौरान उसे हटाया भी जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो उसे बोलते हैं महाभियोग, यानी कि महाभियोग के थ्रू हम राष्ट्रपति को वहाँ से हटा सकते हैं। ये तब हट सकता है कि कोई भी व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति के पद पर होते हुए यदि संवैधानिक उपचारों की अनदेखी करता है, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, संवैधानिक उपचारों के यानी कि संविधान की भर्त्सना आदि करता है या संवैधानिक चीज़ों पर ठोस पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे 5 वर्ष की अवधि से पहले हटाया जा सकता है। क्लियर, यानी कि महाभियोग कौन तय करेगा, वो संसद का काम है। ठीक, तो ये रही एक बात। अब हम बात करते हैं वेतन, यानी कि वेतन और भत्ते। राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है फ्रेंड्स, यानी कि प्रत्येक माह यानी कि 1 महीने की जो राष्ट्रपति की सैलरी है, तनख्वाह है या वेतन है, वो है 5 लाख रुपए प्रति माह है। इसमें भत्ते, बंगला, गाड़ी वो कुछ शामिल नहीं है, सिर्फ 5 लाख रुपए प्रति माह राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। इससे पहले राष्ट्रपति का वेतन कम होता था, लेकिन जो वृद्धि हुई है यानी कि 2018 में 2018 में राष्ट्रपति के वेतन में वृद्धि कर दी गई, यानी कि प्रति माह 5 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक, तो ये रही एक बात। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ वेतन, भत्ते, पेंशन आदि सभी एक्स्ट्रा यानी कि अलग मिलते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति को हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति। जो भारत गणराज्य का एक उपराष्ट्रपति होता है, उसकी सैलरी कितनी होती है? तो फ्रेंड्स उसकी सैलरी होती है 4 लाख रुपए, यानी कि 4 लाख। ठीक, राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल यानी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, उसकी यदि हम तनख्वाह की बात करें, वेतन की बात करें तो वो होता है 3.5 यानी कि 3.5 लाख रुपए। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की फ्रेंड्स, यानी कि इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। यदि हेल्प करे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं एसपी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।